बताया था, इट्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्की होती है, ऑर्डर ऑफ हिरार्की, जिसे हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं। हर सबऑर्डिनेट का एक बॉस, फिर उसका एक बॉस, फिर उसका एक बॉस होता है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ठीक है, दिस अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, ठीक है। फ्योल कहता है कि ऑल द कम्युनिकेशन should be followed by the managers and subordinates, मतलब should go through all these should go this scalar chain, ठीक है। ये चेंज अकॉर्डिंग टू फ्योल, दिस चेंज शुड नॉट बी वायलेटेड इन एनी केस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम एक शॉर्टर रूट ले सकते हैं, ठीक है, सो दैट द कम्युनिकेशन कैनॉट गेट डिलेड ड्यू टू इमरजेंसी, और वो शॉर्टर रूट कहलाता है गैंग प्लैंक। लेकिन हम उस गैंग प्लैंक को ओनली एंड ओनली वी हैव टू फॉलो इट इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें, आपको इसमें एक सेकेंड, आई एम यूजिंग द पेन, बस मैं आपको वो दिखा दूंगी, इसके बाद मैं लॉक करूंगी। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिख गया था वो जो मैंने सर्कल किया था ये। इसमें देखो आपको दो है ये डिपार्टमेंट, ओ इज कम्युनिकेटिंग, अगर आपको ए बी सी डी इधर है और ई एफ जी इधर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो अगर आप Yes, ओ ma'am. को ए से कम्युनिकेट करना है, सॉरी डी को ए से कम्युनिकेट करना है, तो डी पहले अपना मैसेज सी को भेजेगा, सी फिर अपना मैसेज बी को भेजेगा, बी फिर अपना मैसेज ए को भेजेगा, ठीक है, इस तरह से मैसेज जाएगा। सपोज डी वांट्स टू कम्युनिकेट विद ई, ही कैन नॉट कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। अब ये कौन कौन पेंसिल यूज कर रहा है? अभी मैंने यूज किया, तुम लोग इस पर बदतमीजी करना शुरू कर दोगे। ऑफ कर दूं क्या मैं इसे अब? डी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद ई, अब डी को सी से, सी को बी से, बी को ए से, फिर ए से वो मैसेज ई को आएगा, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन कम्युनिकेशन में आप ये वाला जो सिस्टम है इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डी को जी से कम्युनिकेट करना है, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे मैसेज फ्लो करता हुआ आएगा। लेकिन इमरजेंसी है तो डी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद जी, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कैन बी फॉलोड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे बीच की लाइन देख रहे हैं ना येलो कलर की, ये गैंग प्लैंक है। यहाँ पर डी और जी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली, या डी और ई आपस में भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या डी और एफ भी आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन का कहलाता है, ये कहलाता है गैंग प्लैंक। वरना नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में आपको ये पूरा डी सी बी ए ई एफ जी ऐसे करके पूरा कम्युनिकेशन आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के फायदे क्या हैं? पहले तो हम दो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर जाते हैं, ठीक है। अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, ठीक है। लोग कह सकते हैं हमें पता ही नहीं चला, बीच के लेवल वाले, ठीक है। और इससे हमें हम इसको फॉलो नहीं करते तो हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो भी पता नहीं चलती। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रिलेशनशिप को फॉलो करने के लिए इसको हमें यूज करना बहुत जरूरी है, वरना बीच के जो लेवल्स हैं वो छूट सकते हैं उनका ऑफिशियल। और दूसरी चीज ये है कि इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसको फॉलो करेंगे तो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक देयर शुड बी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल, ठीक है, लोगों की और सामान की एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल ये कहता है कि जो हमने जैसे एवरी एम्प्लॉय के लिए देयर शुड बी अ केबिन फॉर एवरीवन, ठीक है, एंड देयर शुड बी अ प्लेस फॉर रॉ मटेरियल फॉर टूल्स एंड दैट प्लेस शुड बी फिक्स्ड। और वो जो प्लेस है दैट शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली। उसको हम जो फिक्स है तो उससे क्या होता है, हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है फॉर सर्चिंग द पीपल, फॉर सर्चिंग द मटेरियल, वो हमारा बच जाता है। घर में भी ऐसा होता है ना, मम्मी कहती है आपने नेल कटर की आपकी एक फिक्स जगह है, आपकी सीजर रखने की एक फिक्स जगह है, आपकी बुक्स रखने की एक फिक्स जगह है, शूज रखने की एक फिक्स जगह है। नेल कटर उठाते हो तो मम्मी यही बोलती है ना, जहां से उठाया है वही रख देना। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे उठाओ या उसे ढूंढो
तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको पहले से ही पता है कि नेल कटर उसकी एक ऑर्डर है, एक प्लेस है, प्लेस फिक्स्ड है कि वो वहीं पर ही मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम किसी को ढूंढने में उसकी दिक्कत या टाइम वेस्ट ना हो। तो यही प्रिंसिपल हम ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम घर में अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं कि एवरी वर्कर के लिए एक फिक्स प्लेस, एक केबिन होना चाहिए, या एक फिक्स टेबल या एक फिक्स कॉर्नर होना चाहिए, और सामान का भी ऐसा होना चाहिए ताकि किसी को किसी से कांटेक्ट करना है, कुछ पूछना है या कुछ सामान लेना है, तो उसके लिए उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगी इन सर्चिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल। ठीक है, और इससे हमारी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी ही। Am I clear with the principle? Yes, Now ma'am. let us come to the principle of equity. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हम में दो वर्ड होते हैं जिस पर एम्फेसाइज किया जाता है। किसी को कीवर्ड याद है? कीवर्ड याद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के? रिवीजन हो रहा है, किसी को कीवर्ड्स याद हैं? किसी को भी याद नहीं है कीवर्ड्स? काइंडलीनेस एंड जस्टिस याद आया किसी को? Yes, ma'am. This principle emphasizes on kindliness and justice in the behavior of managers towards the workers. ये प्रिंसिपल कहता है कि the manager should ensure that there is no discrimination on account of any religion, sex, caste, creed, nationality, etc. अगर आप ऐसा करेंगे तभी वर्कर की लॉयल्टी और डिवोशन आपको मिलेगी, जब आप काइंडलीनेस और जस्टिस को एम्फेसाइज करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये कहता है कि एवरीबडी शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ फेवर्स दिए जा रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ कास्ट और रिलीजन और सेक्स। ठीक है, किसी को आप मेडिकल लीव दे रहे हो, बीमार है, किसी को नहीं दे रहे हो। ठीक है, किसी को 100 यूनिट बना रहा है उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति 100 यूनिट बना रहा है उसे कम पैसे दे रहे हो। इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को अगर हम वायलेट करेंगे तो टर्नओवर इंक्रीज होगा, यानी कि वर्कर डिससेटिस्फाइड होंगे और छोड़कर चले जाएंगे, प्लस क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपके, यानी कि लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों के बीच में आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रहेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलो या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बोलो, एक ही बात। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है कि एम्प्लॉइज वन सिलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स पीरियड। एक बार आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया तो उसको उसकी पोजीशन पर एक फिक्स पीरियड तक रहने दो। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स। उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए एक मिनिमम टाइम देना चाहिए। फ्रीक्वेंटली उनकी पोजीशंस चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको सेट होने में, किसी पोजीशन पे अपने आप को प्रूव करने में कुछ थोड़ा टाइम लगता है, और उस थोड़ा टाइम, वो जो थोड़ा टाइम, जो रीजनेबल टाइम है, वो सबको दिया जाना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर मिनिमाइज होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। वरना क्या होगा, थोड़ा आपने उसको स्टेप उसने 15 दिन काम किया, नहीं तुमसे ठीक से काम नहीं हो रहा, दूसरे को रख लिया, तुम ये काम करो, नहीं तुमसे ये काम नहीं हो रहा, तुम ये काम करो। तो ऐसे करने से क्या होगा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी और स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी। ये प्रिंसिपल वायलेट करेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो होंगे, क्योंकि बार बार व्यक्ति को नए नए काम सीखना पड़ेगा, और इससे डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज भी आएगा कि देखो भाई हमें टाइम दिया नहीं और पीछे हमारे पड़ गए। ठीक है, so they should be given time to prove their capabilities. Okay, now the next principle. Am I clear with the principle? Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Yes, बोलो ma'am. भाई, सबको समझ आ गया? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? मैम बीच में कम हो रही है। हेलो, रिप्लाई बैक। मैम आपकी आवाज बीच बीच में स्लो हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am, but slow.
बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मुझे नहीं आ रही क्या आपकी आवाज? ऐसा हो गया क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. यस तो इतने मैम। जैसे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैम आ ही नहीं रही थी मैम पहले दे तक। रहे थे। मेरी आवाज लगातार आ रही थी आपको? यस मैम, बट बीच में कट हो रही थी। ओके, चलिए फिर से हम शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर करना। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि एम्प्लॉयज शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, उनको प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ अथॉरिटी में उनको सेल्फ मोटिवेशन, उनको दे शुड बी एनकरेज टू डेवलप देयर ओन प्लान्स। उनके सजेशंस कोई अच्छे उनकी तरफ से आ रहे हैं, इफ एनी एम्प्लॉय इज गिविंग यूजफुल सजेशन, तो हमें उस सजेशन को मान लेना चाहिए और उस सजेशन को यूज करने से अगर किसी सब्सटेंशियल टाइम या कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है तो उस सजेशन को हमें सूटेबली रिवॉर्ड भी करना चाहिए। इनिशिएटिव यानी कि एम्प्लॉयज अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें उसे एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उन्हें मनमानी करने दे रहे हो, बस इसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हें एनकरेज कर रहे हो क्योंकि वो रियल प्लेस ऑफ फ्लोर, रियल वर्क फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ज्यादा ऑथेंटिक और वर्कबल सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो हमें उनके सॉल्यूशंस को एक्नॉलेज करना चाहिए और उनके सॉल्यूशन, उनके सजेशन से हमें कोई फायदा हो रहा है तो हमें उसको सूटेबली रिवॉर्ड भी करना चाहिए। तो एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू डेवलप टू कैरी आउट देयर ओन प्लान्स। अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पता है हमको सजेशन देंगे तो हमारी बात मानी नहीं जाएगी। ठीक है, और डिमोटिवेट होंगे वो एम्प्लॉयज, मोटिवेट होंगे कि देखो हम इतने अच्छे सजेशंस दे रहे हैं फिर भी लोग हमारे, जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फेओल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम spirit of unity and harmony among the employees to realize the overall organizational objective. Every manager should replace I with we in all the official conversation with his workers. तभी हम टीम स्पिरिट को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी इट विल मिनिमाइज अवर नीड टू यूज द पेनल्टीज। हमें किसी को पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम टीम वर्क में काम करेंगे तो एक टीम स्पिरिट की आएगी, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी मेंबर्स के बीच में। ठीक है, इससे टीम वर्क प्रमोट होगा और इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और मैनेजमेंट विल बी एबल टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव्स। हर व्यक्ति जब मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए तो हमें पेनल्टी यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा, टीम स्पिरिट नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाएगा, वर्कर्स में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा और बार बार हमें पेनल्टीज यूज करने की जरूरत पड़ेगी जिससे वर्कर्स और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और काम उनकी प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। भाई क्या चाहते हैं हम लोग? ये चाहते हैं ना भाई कॉर्डियल एनवायरनमेंट में काम चलता रहे, मैनेजमेंट भी खुश रहे, वर्कर्स भी खुश रहे। लेकिन अगर आप टीम स्पिरिट में काम नहीं करेंगे, उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं देंगे तो क्या होगा, आप वो काम नहीं करेंगे, आप उन्हें पेनलाइज करेंगे, वो और नाराज होंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, काम हैम्पर होगा, प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। तो अगर हम टीम स्पिरिट में काम करेंगे, उन्हें मोटिवेट करते रहेंगे, भाई गलती हुई तो तुमसे नहीं हुई, हमसे हुई, अच्छा हुआ तो मैंने नहीं किया, हम सबने मिलकर किया, इस तरह से अगर हम कम्युनिकेशन रखेंगे कि कोई अच्छी चीज हुई, हमने उसका क्रेडिट अपने वर्कर्स के साथ बांटा, तो दे फील मोटिवेटेड एंड दिस विल इंक्रीज देयर मोटिवेशन, हेंस इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज देयर आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ वी आर ओवर विद द फेओल्स प्रिंसिपल। चार हमने फेओल के प्रिंसिपल जो थे वो हमने पूरे कर लिए। अब हम आ जाते हैं, एक सेकेंड वेट, टाइम भी खत्म होने वाला है, शायद 5-6 मिनट बचे हैं, इसलिए अब हम कल पर आते हैं। देखो इसका 20 कल है हमारी, आज 18